आपने ऑफ कैंपस इतने सारी अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रैक करी? आपको कोल्ड ईमेल ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज कम्पेयर टू डायरेक्टली लिंक्डइन पे या फिर उनकी वेबसाइट पे अप्लाई करना। सैलरी कैसे डिसाइड होती है? डू दे हैव ब्रैकेट्स? एवरेज पैकेज इंक्लूडिंग ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस मेरा अराउंड 50 LPA आप बोल सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ MNCs जिसके लिए जनरली लोग क्रेजी होते हैं। जो आप गूगल न्यूज़, बिजनेस इनसाइडर या फिर वेल फाउंड जैसी वेबसाइट्स पे जाके पढ़ सकते हो। सो व्हाई डिड यू टारगेट ओनली स्टार्टअप्स? कंपटीशन कम होता है, बट आप स्टार्टअप में अप्लाई करोगे तो आपको एग्जैक्टली ज़्यादा सीखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू मी। तो कुछ ऐसा टेम्पलेट रहता था जिसमें शॉर्ट एंड क्रिस्प पॉइंट्स होते थे ताकि पढ़ने में थोड़ा ईजी रहे। जस्ट कीप अप्लाइंग until and unless you get the offer which you are actually looking forward. Hi everyone, my name is शिवांगी तिवारी और आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ लवप्रीत हैं। He is currently working as a back-end engineer in CRED and 2022 में अपने प्लेसमेंट्स के टाइम पर इन्होंने 5+ जॉब ऑफर्स क्रैक किए हैं जिसमें इनको $100,000 तक का भी पैकेज मिला है। So in today's podcast we will discuss his strategy to crack multiple job offers with awesome package. So make sure you listen to the podcast till the end. But before we get started, hit that like button. So now let's welcome Lovepreet on my channel. So hello everyone, myself Lovepreet Singh. I graduated in 2022 December and मैंने एक सेमेस्टर ड्रॉप किया था टू स्टार्टअप माई स्टार्टअप एंड आई सेट इन मल्टीपल कंपनीज एंड मैंने ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस दोनों काफ़ी मल्टीपल ऑफर्स क्रैक किए मैंने एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ बैक एंड इंजीनियर इन क्रेड। नाइस। तो आई सी कि जो बच्चे जनरली अपना मई जून तक सेमेस्टर्स ख़त्म कर लेते हैं, आपका लास्ट सेमेस्टर दिसंबर तक स्ट्रेच हो गया। सो लाइक आपने जो ऑफर्स क्रैक किए वो ऑन कैंपस क्रैक किए थे या ऑफ कैंपस क्रैक किए थे? Yeah, so I applied both on campus and off campus. So I was relying more on towards the off campus as compared to on campus. Okay, so आपने कौन सी कंपनीज क्रैक करी थी? So I sat for multiple companies. In total on campus I cracked multiple companies like CRED, Trading Technologies, right? So but on campus varies college to college, but ऑफ कैंपस, टॉकिंग अबाउट ऑफ कैंपस, मैंने क्रैक किया शार्डियम जो कि एक ब्लॉकचेन स्टार्टअप है, मिंटेड जो कि एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है इंडिया का, एंड एक गाल्क प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम है जो जापानीज कंपनीज ऑफर करता है टू द इंडियन स्टूडेंट्स। ओके, तो इसमें से हाईएस्ट पैकेज कौन सी कंपनी का था? मतलब आप मेरे को हाईएस्ट और एवरेज दोनों बता दो। सो एवरेज पैकेज इंक्लूडिंग ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस मेरा अराउंड 50 LPA आप बोल सकते हो एंड हाईएस्ट पैकेज अपन अगर बोलें तो वो ऑफ कैंपस था, दैट वाज फ्रॉम ब्लॉकचेन स्टार्टअप जो था $100K USD। ओह नाइस, टू मच फॉर अस टू इवन इवैल्यूएट द फिगर्स। बट अभी क्योंकि आपने जैसे बोला कि ऑन कैंपस जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ऑन कैंपस जो ऑफर्स होते हैं वो कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है, तो हम उस पर नहीं जाते हैं। आई एम इंटरेस्टेड मोर इन नोइंग कि आपने ऑफ कैंपस इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रैक करी? या सो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट मैं ऑफ कैंपस में ज़्यादा फोकस कर रहा था एंड फॉर दैट आई केम टू नो कि आपको कोल्ड ईमेल ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू डायरेक्टली लिंक्डइन पे या फिर उनकी वेबसाइट पे अप्लाई करना। सो आई यूज्ड कोल्ड ईमेलिंग जो कि मैं रोज़ सुबह बैठ के 1 से 2 घंटा बैठता था और कोल्ड ईमेल्स करता था इन कंपनीज़ को। 10 से 15 कंपनीज़ को ईमेल्स करने का मेरा टारगेट रहता था। डेली का? या डेली का। तो आपको कहाँ से इन कंपनीज के नाम पता चलते थे, इनके ईमेल एड्रेसेस कहाँ से पता चलते थे? या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो एक्चुअली इसका कोई स्ट्रक्चर्ड पाथ नहीं है, बट फिर भी एक वेल टेस्टेड पाथ है जो मैं यूज़ करता था कि आप इनके ईमेल्स फाइंड आउट करने से पहले इन कंपनीज़ को फाइंड आउट करो जो कि छोटे स्केल पे हैं बट वेल फंडेड है। तो उनके लिए मैं क्या करता था, मैं स्टार्टअप न्यूज़ को पढ़ता था जो आप गूगल न्यूज़, बिजनेस इनसाइडर या फिर वेल फाउंड जैसी वेबसाइट्स पे जाके पढ़ सकते हो। जो स्टार्टअप्स छोटे स्मॉल स्केल वाले और अभी फंडेड हुए हैं 1-2 साल में, उनके आप ईमेल फाइंड आउट कर सकते हो। जब आप ईमेल फाइंड करने जाते हो तो कोई उनका एक स्ट्रक्चर्ड पाथ नहीं होगा कि आपको इस वेबसाइट पे ईमेल मिल जाएगा, बट आई एम श्योर अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, अगर आप लिंक्डइन पे जाओगे तो आप उनके HR या फिर उनके एम्प्लॉयज़ या फिर CTO का ईमेल श्योरली आप ले सकते हो। आपको हेजिटेशन नहीं होती थी डायरेक्ट ईमेल करने पे? स्टार्टिंग में होती थी ऑफ कोर्स। हाँ। तो दैट्स व्हाई आई इंक्रीज माय फ्रीक्वेंसी कि आपको रोज़ के 10 से 15 ईमेल्स करने हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे ईमेल्स करते हो रिजेक्शन मिलता है तो आपको पता चलता है कि आपके ईमेल में खराबी है या फिर आप जो स्किल्स मेंशन कर रहे हो वो जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो
टाइम टू टाइम ईमेल टेम्पलेट मेरा सही होते गया और वो मैं आज ईमेल टेम्पलेट आज भी यूज़ करता हूँ। ओके तो आपने ऐसे क्या टारगेट बनाया था कि स्टार्टअप्स के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ एमएनसीज जिसके लिए जनरली लोग क्रेजी होते हैं दैट दे आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर गोइंग इनटू एमएनसी, सो व्हाई डिड यू टारगेट ओनली स्टार्टअप्स? या सो एक्चुअली माई माइंड सेट वॉज कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है और आपको अगर सैलरी भी आप देखोगे तो न्यूली फंडेड स्टार्टअप्स काफ़ी अच्छी सैलरी देते हैं और कुछ कुछ स्टार्टअप तो एमएनसी से भी ज़्यादा अच्छी सैलरी देते हैं, राइट? तो आई मेड अप माई माइंड कि स्टार्टअप्स में जाना है एंड स्टार्टअप्स में जाने के लिए आपको अपनी एप्लीकेशंस, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ानी पड़ती हैं, राइट? सो दैट एग्जैक्टली आई डिड। कॉम्पिटिशन कम होता है बट आप स्टार्टअप में अप्लाई करोगे तो आपको एग्जैक्टली ज़्यादा सीखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू मी। सो मेरा टारगेट इसलिए स्टार्टअप्स था। इवन इन इंडिया आई अप्लाइड ओनली फॉर स्टार्टअप्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। Nice. It's a nice strategy to follow because there are a very few MNCs but startups रोज नए आते हैं and there are a lot of startups जिनको recently funding मिली रहती है. So if you read about it, Right. if you are aware about it, then you can definitely reach out to people of those companies and those people are actually looking for good candidates to get hired and क्योंकि उनके पास project होता है, उनके पास पैसे होते हैं. बट दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर Right. टैलेंट. सो इफ यू विल बी दैट पर्सन जो कि अप्लाई कर रहा है उन कंपनीज में, सो आपके चांसेस टू गेट हायर्ड विल एनी हाउ इंक्रीज. सो एज यू सेड Right. लवप्रीत कि आपने कोल्ड ईमेलिंग के लिए एक टेम्पलेट सा बना लिया था. सो डू यू स्टिल यूज दैट टेम्पलेट? या आई स्टिल यूज़ दैट टेम्पलेट और वो टेम्पलेट वर्क करता है क्योंकि लेटर ऑन आई नो कि आपको टेम्पलेट में बहुत कुछ ना लिख के सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखनी है. सो दैट टेम्पलेट आई विल शेयर विद यू. सो या आप मुझे वो टेम्पलेट शेयर कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. सो गाइज हुसएवर यू आर, इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट टेम्पलेट सो यू कैन यूज इट इन योर अपकमिंग जॉब सर्च. बट बाय द वे, व्हाट ऑल थिंग्स डिड यू यूज टू मेंशन इन दैट टेम्पलेट? क्या क्या फॉर्मेट था आपका वो ईमेलिंग का? या सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट पीपल फॉरगेट कि आप जो भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो थोड़ा सा 5 से 10 मिनट उनकी वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट देख लो, राइट? कि वो लोग करते क्या हैं. तो मेरा टेम्पलेट का फॉर्मेट ये था, आप अपने बारे में मेंशन करो, नाम, कहाँ पे क्या कर रहे हो आप, राइट, कहाँ पे स्टडी कर रहे हो, और उसके बाद कि दिस इज़ योर प्रोडक्ट, आई केम टू नो अबाउट इट, और आप जो काम कर रहे हो उसमें मैं ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, वो मैं टेम्पलेट में मेंशन करता था. फिर मैं अपने मोस्ट रीसेंट प्रोजेक्ट जो मैंने फ़िलहाल में बनाया है वो मैं मेंशन करता था कि ये स्किल्स मैंने यूज़ की हैं उसमें, एंड मोस्ट रीसेंट इंटर्नशिप. और लास्ट में एक कॉल टू एक्शन होता था कि इफ़ यू हैव एनी वैकेंसी फॉर इंटर्नशिप और फुल टाइम जॉब प्लीज़ लेट मी नो, आई एम अटैचिंग माई रिज्यूमे फॉर योर रेफरेंस. तो कुछ ऐसा टेम्पलेट रहता था जिसमें शॉर्ट एंड क्रिस्प पॉइंट्स होते थे ताकि पढ़ने में थोड़ा ईजी रहे. नाइस. और साथ के साथ आप अपना रिज्यूमे उसमें अटैच कर देते थे. तो आपके रिज्यूमे में इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स का कितना रोल था? आई वुड से कि मोस्टली प्रोजेक्ट का रोल था, बिकॉज फ्रॉम द वेरी स्टार्ट जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था उसमें मैंने चीज़ें इंक्लूड की थी मोर टूवर्ड्स द CS फंडामेंटल, CS रूट्स, राइट? तो मेरे जो कीवर्ड्स होते थे वो मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी थ्रेडिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, ऐसे कीवर्ड्स होते थे जो आपकी जॉब सर्च को ऑलरेडी जनरलाइज कर देते हैं, चाहे आप बैकएंड में जा रहे हो या फिर कोई भी अदर रोल में जा रहे हो, राइट? अब इंटर्नशिप की बात करते हैं तो इट्स नॉट मैंडेटरी बट इट्स अ वेरी बिग प्लस, राइट? इट्स नॉट मैंडेटरी बट इट्स बिग प्लस. तो आपके पास अगर इंटर्नशिप है तो मेंशन जरूर करो एंड इम्पैक्ट जरूर मेंशन करो कि आपने जो रोल, आपके पास जो रोल था उसमें आपने इतना काम किया और इतने परसेंटेज ऑफ इम्पैक्ट, इतने परसेंटेज ऑफ यूजर्स इम्पैक्ट हुए. एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन इंटर्नशिप, राइट? कि आपने उसमें अचीव क्या किया. सो आई वुड से कि 70% तो मेरा प्रोजेक्ट का ही रोल था हमेशा, बिकॉज द प्रोजेक्ट दैट आई मेड वॉज अराउंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि था मल्टी थ्रेडेड प्रोक्सी सर्वर, जिसमें हम डेटा स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स और मल्टी थ्रेडिंग ऐसे ऐसे कंसेप्ट यूज़ कर रहे थे. सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट्स को यूज़ नहीं किया आपने, AI/ML बहुत फैंसी कॉन्सेप्ट्स को नहीं यूज़ किया, यू स्टिक टू द बेसिक्स, राइट? जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है बस उसी को ही लेके एक कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दैट यू कैन मेक. अंडरस्टूड. सो एक बार आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, लेट्स से आपको इंटरव्यू का कॉल आ गया, तो उसके बाद आप इंटरव्यूज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करते थे? या सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है उसको जनरलाइज लेके चलो. कुछ भी ट्रेंड में चल रहा हो, चाहे AI हो, ब्लॉकचेन हो, आपको DSA एंड CS फंडामेंटल्स, जिसमें आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसको अच्छे से कर लो,
राइट। और इसके नोट्स आप अच्छे से बना के लेके चलो। जब भी मेरी कोई इंटरव्यू होती थी, बोथ ऑन कैंपस ऑफ कैंपस, मैं अपने CS फंडामेंटल्स के नोट्स को रिवाइज करता था, जो भी मैंने वहाँ पे पॉइंट आउट किए थे। तो ये तो रही आपकी प्रिपरेशन की बात कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिस पार्ट, आप प्रैक्टिस कैसे करते थे? या सो फॉर DSA पार्ट मैंने शुरू से ही एक DSA शीट को फॉलो किया था। तो वो आप कोई भी कंटेंट क्रिएटर की DSA शीट फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट हर कोई शीट सेम होती है, राइट। तो आपको एक DSA शीट फॉलो करनी है जिसमें टॉपिक टू टॉपिक आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। इजी पहले लगाने हैं, मीडियम बाद में लगाने हैं, राइट। तो मेरा DSA का यही था कि एक शीट को पूरा एंड टू एंड मैं सोल्व करूँगा, राइट। एंड फॉर CS फंडामेंटल्स आई वेंट ऑन यूट्यूब और मैंने सर्च किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेलिस्ट फॉर इंटरव्यूज़, जो भी आपको आएगी आप कर सकते हो, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स तो सेम ही है, राइट। और सेम कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटाबेस के लिए। अब DSA की जो मेरी प्रैक्टिस रहती थी वो मोस्टली लीड कोड पे रहती थी। और आफ्टर डूइंग DSA फॉर 2 to 3 months आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आपके क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं या फिर आपको नए क्वेश्चन नहीं मिल रहे। देन यू शुड मूव टू कॉन्टेस्ट, जो कि लीड कोड पे हर हफ्ते होता है। तो आप बाई वीकली और वीकली कॉन्टेस्ट दे सकते हो फॉर DSA। या सो फॉर CS फंडामेंटल्स आई वुड से कि आप शॉर्ट नोट्स हमेशा बना के चलो, क्योंकि वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे जाके। ओके, सो इंटरव्यू के कुछ टाइम पहले तक, मतलब वो लेट्स से द लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, वो जनरली आपकी क्या रहती थी? वो जो लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी होती है वो क्या होती थी आपकी जनरली? ओके, सो इंटरव्यू में आप जब भी जाते हो तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास होता है, राइट, कि कौन से रोल के लिए आपने अप्लाई किया, उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मैं पहले सर्च करता था कि मैंने क्या क्या करा हुआ है। लेट सपोज उसमें MySQL मेंशन्ड है और लेट सपोज मैंने नहीं किया हुआ। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास टाइम जब कम होता है तो आपको ऐसा नहीं है कि उसको पूरा कंप्लीट करने बैठ जाना है, राइट। सो द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ क्रैश कोर्स। तो अगर MySQL जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है तो मैं कोई 1 घंटे का 1.5 घंटे का क्रैश कोर्स देखूंगा, MySQL का बेसिक देख लूँगा, ताकि अगर एक बेसिक सा क्वेश्चन कोई मेरे से MySQL को पूछे तो मैं उसको आंसर कर पाऊँ, राइट। बट बाकी जो मेरी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी थी वो मेरे नोट्स से होती थी, CS फंडामेंटल नोट्स एंड DSA जो भी मैंने शीट लगाता था मैं उसमें मार्क कर देता था कि कौन से क्वेश्चंस मेरे को नहीं चमके पहली बार में, राइट, दैट आई डिडंट सोल्व ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम, कि मेरे को समझ ही नहीं आया कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। तो वो क्वेश्चंस मार्क रहते थे और मैं उनको देख लेता था कि ये क्वेश्चंस में क्या ऐसा था जिसके कारण मुझे नहीं हुआ था। तो आई थिंक कि आपकी जो हिस्टोरिकल प्रेपरेशन है उसी में मार्क करते करते चलो, नोट्स बनाते बनाते चलो, और 1-2 दिन पहले ये देख लो कि आपको क्या नहीं आता जॉब डिस्क्रिप्शन में, तो उसको थोड़ा सा देख लो अगर टाइम कम है तो, राइट। सो यही है, कोई स्ट्रक्चर्ड पाथ तो मैं आपको नहीं बोल सकता, बट ये बेस्ट तरीका है। तो ये CS फंडामेंटल्स आपने कहाँ से पढ़े थे? CS फंडामेंटल्स आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम यूट्यूब, और आप कोई भी प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको पढ़ना है, प्लेलिस्ट फॉर इंटरव्यूज़, राइट। और इसकी प्रेपरेशन के बाद मैंने जो प्रैक्टिस की थी DSA के लिए लीड कोड पे और CS फंडामेंटल्स के लिए इंटरव्यू बिट और गीक्स फॉर गीक्स पे जाके आप कर सकते हो, राइट। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क इंटरव्यू क्वेश्चन आप लिख दोगे तो वो आ जाएगा, तो वो आप पढ़ सकते हो आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर द वीडियो। सो नाउ वंस द प्रिपरेशन इज डन, लेट्स कम टू द इंटरव्यू पार्ट। तो आपने कितनी जगह इंटरव्यूज के लिए अप्लाई किया था और आपको कितने इंटरव्यू कॉल्स आए थे? ओके, सो आई अप्लाइड फॉर मल्टीपल कंपनीज। अगर हम ऑन कैंपस ना डिस्कस करें, जो कि कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, राइट। सो ऑफ कैंपस में मैंने 100+ कंपनीज में अप्लाई किया था रोज़, एंड जो मेरे को कॉल्स आई थी और फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो 3 कंपनीज में हुआ था, राइट। जिससे हमें ये पता चलता है कि आपको ऐसा नहीं है कि 10 कंपनीज में अगर अप्लाई कर रहे हो एक दिन में तो 10 में से 8-9 का आ जाएगा कॉल, राइट, ऐसा नहीं होगा। सो आई इंक्रीज्ड मेरी फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन की, तो या सो गाइस, आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऐसा नहीं है कि आप रोज 10 कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करके बैठ जाओ कि 1 का 2 का तो कॉल आ ही जाएगा आपके पास। ऐसा नहीं होता है। ही अप्लाइड टू हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज एंड उसके बाद जाके 3 कंपनीज का कॉल आया फॉर द इंटरव्यू, एंड तब जाके फाइनली सिलेक्शन होता है 1 या 2 कंपनी में। सो डीमोटिवेटेड नहीं होना है कि रोज़ रोज़ अप्लाई कर रहे हैं, रोज़ रोज़ एक ही रूटीन बना लिया है कि कंपनी रिसर्च कर रहे हैं, टेम्पलेट को मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं और उसके बाद जाके अप्लाई कर रहे हैं। ये करने में बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत हो, क्योंकि सबके साथ ऐसा होता है। ऑल ऑफ अस गो थ्रू द सेम फेज, just keep applying until and unless you get the offer which you are actually looking forward. So on campus का तो हमें जनरली पता ही होता है, but I'm more interested towards knowing कि off campus में जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, जनरली कितने राउंड्स होते हैं? सो ऑफ कैंपस वेरी करता है। आप अगर इंडियन कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो और USA स्टार्टअप्स में जा रहे हो, राइट। अगर आप बात करोगे दोनों में ही फर्स्ट राउंड DSA का होगा ही होगा,
बट द लेवल ऑफ DSA इन US स्टार्टअप्स वो थोड़ा सा कम होगा एज़ कम्पेयर टू हमारी इंडियन कंपनीज। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑफ कैंपस आप अगर USA में जा रहे हो तो आपका DSA राउंड का लेवल जो होगा ऑलमोस्ट लीड कोड मीडियम तक होगा। तो अगर हम डिस्कस करें कि ऐसा दोनों में डिफरेंस क्या है, तो प्रोजेक्ट राउंड का डिफरेंस है। हम अगर देखें तो राउंड 2 जो होगा वो आपको प्रोजेक्ट राउंड होगा, जिसमें अगेन 2 तरह के फॉर्मेट होंगे। फर्स्ट फॉर्मेट आप अगर ऑनलाइन ही दे रहे होगे प्रोजेक्ट राउंड, और सेकंड फॉर्मेट ऑफलाइन। ऑनलाइन में क्या होगा कि आपको 2 से 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ करोगे, उसमें आपको कोई API इम्प्लीमेंटेशन या फिर कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन दे दिया जाएगा और आपको कुछ टेस्ट केसेस पास करने रहेंगे। और ऑफलाइन में क्या होगा कि आपको टेक होम असाइनमेंट टाइप ऑफ थिंग दी जाएगी, जो कि आपको इंटरनेट पे अगेन नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा हार्ड होता है प्रोजेक्ट राउंड, बट आई वुड से राउंड 1 एंड राउंड 2 USA स्टार्टअप्स में सिर्फ यही 2 राउंड ही डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो राउंड 3 अगर आप देखोगे USA स्टार्टअप्स में, तो राउंड 3 गेट टुगेदर वाला राउंड होगा कि टीम के साथ इंट्रोडक्शन, क्योंकि थोड़े से इंजीनियर्स होंगे, राइट, 5 से 6 से 10 इंजीनियर्स होते हैं आपकी टीम में, तो उनके साथ इंट्रोडक्शन और छोटे मोटे क्वेश्चन लाइक मेरे से शार्डिया में पूछा गया था प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, राइट, और मैं उनका आंसर इतने अच्छे से नहीं कर पाया था, बट फिर भी उन्होंने लाइटली लिया, क्योंकि राउंड 1 एंड राउंड 2 ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बट इंडियन कंपनीज में अगर आप देखोगे तो राउंड 3 में अगर आपने मैनेजरियल राउंड में कोई क्वेश्चन पूछे आपके रिज्यूमे से और आप उसको आंसर नहीं कर पाए, तो वो भी इम्पैक्ट करेगा। तो आई वुड से कि यही डिफरेंस है, और फॉर्मेट यही रहेगा, DSA प्रोजेक्ट राउंड एंड मैनेजरियल राउंड इन ऑफ कैंपस USA स्टार्टअप्स। अंडरस्टूड। सो वैसे तो सारे प्रोसेसेस में जो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप है, वो उससे तो हम थोड़ा बहुत अवेयर हैं, बट ये प्रोजेक्ट राउंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके के प्रोजेक्ट एवेलुएशंस होते हैं। सो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि जब जैसे कि लेट्स से कोई प्रोजेक्ट दिया गया एंड उसके बाद एक लिमिटेड टाइम दे दिया गया उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, सो एज मच एज आई अंडरस्टैंड 80-90% लोग तो वो प्रोजेक्ट सबमिट कर ही देते होंगे, तो वो इवैल्यूएशन किस बेसिस पे होता है? राइट, सो यहाँ पे एक पैरामीटर है आपके पास टाइम का, राइट। तो अगर मेरा 2 घंटे का राउंड था शार्डियम में, तो हमने कुछ लाइक 1.5 घंटे के आसपास मैंने सबमिट कर दिया था उसको। तो आई वुड से कि उनके पास एक एवरेज टाइम रहता है कि प्रीवियस कैंडिडेट्स ने कितने टाइम में इसको सबमिट किया था, तो आप जितना जल्दी सबमिट करोगे उतना अच्छा होगा। तो ये फर्स्ट पैरामीटर है। सेकंड पैरामीटर रहेगा कोड क्वालिटी का, क्योंकि अगर आप ऑफ कैंपस USA स्टार्टअप्स में जाते हो तो वो आपको स्किल्स को ज़्यादा वेटेज देते हैं, राइट। तो अगर आपकी जितनी अच्छी कोड क्वालिटी होगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। सो 2 पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू मी आर टाइम एंड योर कोड क्वालिटी। तो बाहर के स्टार्टअप्स के लिए अप्लाई करने के लिए एज सच कोई डिग्री, कॉलेज या CGPA का मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना? इट्स ओनली इम्पॉर्टेंट टू मेंशन योर स्किल्स प्रॉपर्ली। या इवन इन माई ईमेल मैंने कभी मेंशन नहीं किया कि मेरी CGPA कितनी है, राइट। आई ओनली मेंशन कि आई एम स्टडिंग कंप्यूटर साइंस BTech एंड मेरा ये प्रोजेक्ट है, आपका ये प्रोडक्ट है, मैं ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मेरी ये स्किल्स है। तो मैंने कभी ये मेंशन नहीं किया कि मेरी CGPA कितनी है, राइट। तो आप अगर रिज्यूमे भी देखोगे तो उसमें स्किल्स मेरी टॉप पे आती है हमेशा। तो आई वुड से ऑफ कैंपस USA स्टार्टअप्स दे ऑलवेज फोकस ऑन योर स्किल्स मोर एज कम्पेयर टू कि आपका कॉलेज, आपकी CGPA क्या है। So guys, if you're not following a traditional path of applying jobs, जहाँ सिर्फ जनरली LinkedIn पे जाके लोग easy अप्लाई करके या naukri.com पे जाकर easily अप्लाई करने का ट्राई करते हैं, if you are not following that path and if you are taking the other way around, you are putting that extra effort in applying for your jobs, then mind it, आपका CGPA कोई नहीं पूछने जा रहा है। तो don't step back just thinking कि तुम्हारा CGPA अच्छा नहीं है। If you have developed the skill set, you are definitely gonna get hired. So now that we are talking about द इंटरव्यू प्रोसेस, सो जो लास्ट राउंड होता है वो अपना HR राउंड होता है, जिसमें जनरली सैलरी डिस्कशंस होता है। एंड जितने भी मैंने अपने फ्रेंड्स से बात करी है जो रिमोट जॉब कर रहे हैं या बाहर की कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं, उनका मैंने देखा है फॉर सेम लेवल काफ़ी डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। सो ये सैलरी कैसे डिसाइड होती है? डू दे हैव ब्रैकेट्स लाइक अपने इंडियन कंपनीज़ के जैसे, या ऐसे फिक्स्ड सैलरीज नहीं होती हैं? हाँ, तो जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं मोस्टली उनका कोई स्ट्रक्चर्ड पाथ नहीं होता कि हमें इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, राइट। उनकी ब्रैकेट्स नहीं होते। सो आई वुड से कि आपका जो भी लास्ट राउंड होगा वो मोस्टली आपका CTO, CEO या फिर HR मैनेजर इन सब से होगा, राइट। तो आप सैलरी नेगोशिएट करो। अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर्स हैं, ज़रूर आपको सैलरी नेगोशिएट करनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंसड हो। सो या दे हैव समथिंग कॉल्ड सैलरी नेगोशिएशन जो आपको हमेशा करना चाहिए।
So as a fresher also you get this opportunity to negotiate for your salary, but you should always follow the right way to negotiate. So what was your Right. way of negotiating for the offers? Yeah, so when I got offer from Shadium, I had my offer from Cred also, right? तो मैंने उनको बोला कि दिस इज़ द लाइक CTC आई एम गेटिंग देयर, सो एंड आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, तो आई वुड लाइक टू इंक्रीज माई सैलरी, आई थिंक आई डिज़र्व मोर. तो आप ऐसे पुट कर सकते हो, बट अगेन प्रोवाइडेड आपके पास कोई ऐसा एक ऑफर होना चाहिए जिसके बाद आप उनको सैलरी नेगोशिएशन के लिए बोल पाओ. अगर ऑफर नहीं है तो द ब्रैकेट दैट दे आर गिविंग, उसके लिए आपको एग्री करना पड़ेगा आइडियली. सो दैट इज इट. लाइक अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर्स हैं तो ये आप नेगोशिएट कर सकते हैं, तो ही आप उस स्टेज पे हो कि आप नेगोशिएट कर सकते हो. अदरवाइज तो Right. अ बेगर कैन नॉट बी अ चूजर. सो आई थिंक वी हैव कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग इन द पॉडकास्ट, बट इफ यू थिंक दैट समथिंग इज मिसिंग आउट एंड यू वांट टू टेल समथिंग टू आवर ऑडियंस और द फ्रेशर्स हु आर प्रिपेयरिंग, सो प्लीज गो अहेड. या सो आजकल मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि AI, ब्लॉकचेन, इसके बारे में, ट्रेंडी टॉपिक्स के बारे में बेसिकली. तो आई वुड से कि आपको अपने कॉलेज में CS फंडामेंटल्स एंड DSA के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे ये चीज़ें हमेशा यूज़ होंगी. तो मैंने देखा है लोगों को जंप करते हुए इधर से उधर टेक्नोलॉजीज़ पे, बट आई वुड से DSA के साथ रहो थोड़ी देर के लिए, CS फंडामेंटल्स के साथ रहो थोड़ी देर के लिए, एक्सप्लोर करो उसको अच्छे से, नोट्स वगैरह बनाओ. द ओनली टिप दैट आई हैव इज़ कि इन पे फोकस पहले करो, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मर्नस्टैक, ब्लॉकचेन, AI, वो आप बाद में भी कर सकते हो, बट गेट योर फंडामेंटल्स करेक्ट फर्स्ट. सही बात है. अपने पहले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, कोर सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, उस पर प्रोजेक्ट्स बनाकर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करो. उसके बाद जिस भी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है बाद में जाके पढ़ो. सबसे पहले लेकिन अपना फोकस जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो तुमको लग रहा है, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश करो एंड उस पर अपनी कमांड बनाओ. सो आई हैड एन ऑसम डिस्कशन विथ यू लवप्रीत एंड आई रियली एंजॉयड द पॉडकास्ट. एंड आई एम श्योर आपके मन में भी जो डाउट्स होंगे कि ऑफर्स, ढेर सारे ऑफर्स कैसे क्रैक करने हैं, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ कैसे करना है, आई एम श्योर आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे. और स्टिल अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो मैं लवप्रीत का लिंक्डइन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड इनका यूट्यूब का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो आप चेकआउट कर सकते हैं. इसके अलावा आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो. सो आई ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज. बाकी थैंक यू सो मच लवप्रीत फॉर गिविंग योर टाइम एंड कमिंग ऑन माई चैनल एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस. थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी. गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन so that you get notified whenever I post my new video. Thank you so much.